बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम के साथ सलमान हैदर। मौसम सरमा का आगाज़ तो हो गया, मगर यह तय है कि नवंबर के महीने में सियासी दर्जा हरारत कम होने की बजाय मजीद बढ़ेगा। अब तक पिछले चंद महीनों की हम अगर रूटीन को चेक करें तो हमें हर लिहाज से हुकूमत बड़े मजबूत फुट पर अपने इकदाम उठाती हुई और उसको एग्जीक्यूट करते हुए नज़र आ रही है, और इस्टेब्लिशमेंट भी बड़े मजबूत फुट्स के ऊपर इस वक्त चलती नज़र आ रही है। मैं नवंबर का महीना इसलिए गर्म कह रहा हूँ क्योंकि तहरीक इंसाफ ने भी एक बार फिर इस्लामाबाद एहतजाज करने आ रही है, और तहरीक इंसाफ के मुताबिक अब की बार एहतजाज पहले से मुख्तलिफ और बड़ा होगा, क्योंकि इस बार एहतजाज की कॉल खुद इमरान खान साहब दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज का अवलीन मकसद तो बानी PTI की रिहाई है। ताहम चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर खान साहब कहते हैं कि PTI इस बारी अदलिया को भी आज़ाद करवाएगी। कल सवाबी जलसे में खिताब हुआ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम लोग इस बार तब तक नहीं वापस आएंगे जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाएंगे। मैयतों का भी जिक्र किया, जनाजे पढ़ने का भी जिक्र किया, काफ़ी बातें थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने तमाम वज़ारत दिफा के मामला छोड़ के ये रद्द-ए-अमल दिया कि अली मीन गंडापुर के ऐलानात महज बढ़के हैं और एहतजाजी कॉल से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, बल्कि उन्होंने कहा गंडापुर समेत जो PTI की क़यादत है तमाम की तमाम कॉम्प्रोमाइज़ है। ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कह रहे हैं, और लेकिन थोड़ा बहुत खौफ का आलम मैं कह रहा हूँ इस वजह से भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ख़तरा कोई नहीं है, मगर हकीकत ये कि कल जलसा सवाबी था लेकिन कंटेनर से पूरा इस्लामाबाद बंद था, इंटरनेट डाउन था, और कहा गया इस बारी फिर कोई ज़ेर समंदर कोई शार्क वाक ने कोई तार शार काली थी। इसके अलावा हुकूमत जिस पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को कंट्रोल करने का इल्ज़ाम है, इसने सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद को भी दोगुना किया, मगर सुप्रीम कोर्ट जजेस की मरात में भी भारी इजाफा किया गया है, वो भी ऐसे वक्त में जब मिनी बजट की बातचीत चल रही हो। ये क्या है मामला? आइंदा हफ्ते IMF का मिशन प्रोग्राम भी जायज़ा लेने पाकिस्तान आ रहा है, क्योंकि हुकूमत IMF की शराइत पूरी नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में जजेस को क्यों नवाजा गया है? ये तमाम 26वीं आईनी तरमीम के ज़ुमरे में अगर देखें तो सवाल तो है। इसके अलावा क्या इमरान खान साहब एहतजाज से रिहा हो सकते हैं? एहतजाज कितना मैटर करेगा? तमाम मौज़ूआत पर बात करनी है। ANP के साबिक़ रहनुमा ज़ाहिद खान साहब ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है। ऐसा क्या देखा मौजूदा नून लीग में उन्होंने जो उनको ANP में नज़र नहीं आया, पीपल्स पार्टी में नज़र नहीं आया, JUI में नज़र नहीं आया? ये सारी बातें भी हम उनसे जानेंगे। शौकत बसरा साहब सेक्रेटरी PTI पंजाब, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मेंबर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी, वो हमारे साथ हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे उस्ताद जी सीनियर तज़कियाकार, वो हमारे साथ हैं, और जाहिद खान साहब भी प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ होंगे। हफीज़ साहब, इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल बहस को छेड़ूँ, मैं ज़रा आप ही से कुछ तजिया लेना चाहूँगा। कल आपने अली मीन गंडापुर साहब की तकरीर भी सुनी, और आपको लगता है इस बार वाकई एहतजाज होगा, और एहतजाज भी ऐसा होगा कि हतमी होगा? क्योंकि अभी 20 दिन है, नवंबर का दिन, नवंबर का महीना कहा गया है, तो इस 20 दिन में नवंबर थोड़ा गर्म हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। देखिए, बात यह है कि एक बात तो पहले चीज तय हो गई है कि जो पहले एहतजाज जो हतमी नहीं थे, लेकिन ये बात उन्होंने एहतजाज से पहले हमें नहीं बताई थी। पहले उनके जितने नारे थे हर एहतजाज से पहले कमो पेश उनके अल्फाज फर्क थे, लेकिन जो कुछ सवाबी में कहा गया यही कुछ कहा गया है। ठीक। और वो ये कह रहे हैं जी कि इस दफ़ा हमने पता नहीं क्या अदलिया को आज़ाद करवाएंगे और आखिरी मार्च करेंगे और इमरान खान साहब खुद कॉल देंगे। मुझे ये बताएं कि 2022 में जो इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा जो जुलूस लेके आना था, 30 लाख बंदा 25 मई को इस्लामाबाद में, वो कॉल सुलेमान ने दी थी, वो मैंने दी थी, तो इमरान खान साहब ने खुद दी थी। ठीक है। तो उसके बाद जब नवंबर के अंदर लॉन्ग मार्च किया तो कॉल किसने दी थी? देखिए, इमरान खान साहब, इशू ये है नहीं, इशू ये है कि वो कहते हैं ना, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात कही है, मैं तो पिछले जब से ये नई तहरीक इंसाफ जिसे मैं मुतारिफ हुआ हूं, मैं हमेशा कहता हूं ये कंप्रोमाइज है। ईसब बोल तो कुछ ना बोल, हर बंदा जो है इसके अंदर जितनी इसकी क़यादत है, तहरीक इंसाफ का आम वर्कर जो है वो आपको बताता है, जाने तो न जाने, गोली न जाने, बाग तो सारा जाने है, तहरीक इंसाफ का बच्चा जानता है कि ये उनकी क़यादत कंप्रोमाइज है। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज से मुराद सर क्या है? जो बातें कर रहे हैं हफीज़ साहब, कॉम्प्रोमाइज से मुराद थोड़ा कंप्रोमाइज से मुराद एस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं। किस्में हैं जी, हाँ, 3-4 किस्में हैं। ठीक है। पहली बात तो यह है कि कुछ एस्टेब्लिशमेंट के प्लांटेड लोग हैं इनमें। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक है, और कुछ ऐसे हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाने का जिंदगी में तस्वर नहीं कर सकते।
ठीक, उनके अंदर उनके डीएनए में भी नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाएंगे, चाहे वो जिस मर्जी पार्टी में चले जाए। और ये पार्टियों को बतले हुर्रियत नहीं है, ये कोई इनकलाब पे नहीं इस्तवार हुई हुई। ये इमरान खान साहब जो है, इन्होंने तहरीक इंसाफ जो इस्तवार की किसी इनकलाब पे नहीं की, पहले दिन से ये इसी तरीके से जब बाकी सियासी जमातों की तरह, मुस्लिम नून की तरह बार सारे ले लेके, वो कहते हैं प्रॉप्स ले लेके, एक के सारे दूसरे के सारे, तो इसकी तो हर एक की पूरी तारीख हमारे सामने है। ये तो कोई खुली किताब की तरह की सबकी सियासत है। ये कोई जमात इस्लामी नहीं है, ये कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है जो जिंदगी के अंदर अपनी जात में नहा करके एक आइडियालॉजी के लेके आए हैं। ये तो सारे के सारे अपनी जाती फायदे के लिए सियासत में आए हैं, चाहे पीएस पार्टी में कोई चला गया, कोई मुस्लिम नून में चला गया है, कोई तहरीक इंसाफ में चला गया है। ठीक है। और वो उनके लीडरों को, उनकी लीडरों इमरान खान साहब या नवाज शरीफ साहब उनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनकी वजह से उनका वोट बैंक कायम है, या उनकी नवंबर की कॉल बेमानी है आपकी समझते हैं, इससे कोई इमरान खान साहब की रिहाई मुतवक्किल नहीं है, यानी कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं होना। ये जितना मैंने सिर्फ एक फिक्र में इसको वाइंड अप करता हूं, जितना नाकाम तजर्बा इमरान खान साहब को मूवमेंट चलाने का है, जितने नाकाम जो रैलीज और लॉन्ग मार्चेस उन्होंने किए हैं, जितने नाकाम धरने उन्होंने किए हैं पाकिस्तान के अंदर, इनके सामने किसी लीडर का इतने नाकाम तजर्बात नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे? क्या इस दफा कोई वो कहते कि कोई नया मंत्र होगा? कुछ भी नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि उनको ये पता चल गया है। अब ये जो शोर मचा रहे हैं सलमान, ये शोर सिर्फ किसी तरीके इंसाफ का वर्कर पागल हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब की जो ग्राउंड स्पोर्ट्स है इसमें दो राय नहीं है, बड़ी मजबूत है, बड़ी स्ट्रांग है। और इसी स्ट्रांग ग्राउंड स्पोर्ट के साथ जब लीडर जो हैं वो दो नंबरी करते हैं, चाहे इमरान खान साहब खुद करें, तो लोगों के अंदर वो जोश अवलबला नहीं होता, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, कोई लीडर हो। वर्कर को पता होता है आपका साथ भी होता है, ठीक है, लेकिन उसे पता होता है कि आप देखो ना, आपने क्या लॉन्ग मार्च किया। एंड ऑफ द डे जब आपने बाजवा के साथ मुलाकातें करनी थी सितंबर 2022 के अंदर, और जब बाजवा के जाके पांव पकड़ने थे और उसको जाके एक्सटेंशन देनी थी, तो फिर आप जो 6 महीने 7 महीने मीर जावर मीर क्या सादिक और जानवर और क्या क्या कहते फरमाते रहे हैं, तो वो किस खाते में था? इससे अंदाजा लगाएं कि कितने असूल थे कि मिन्नतें मुनाजात तरलों के साथ। मैं अभी दोबारा भी आ जाता हूं न्याई साहब आपकी तरफ, मगर आज ना एक जबरदस्त काम भी हो गया फिरदौस शमीम नकवी साहब की जानिब से। उन्होंने कहा नहीं, सऊदी बादशाह भी थे, यूएई के बादशाह भी थे, और इवन अमरीकी सदर ने भी जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक सिफारिश की थी कि इनको एक्सटेंशन दे दी जाए। मैं आता हूं नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूं। इख्तियार बेग साहब को शामिल करता हूं, पीपल्स पार्टी के एमएनए। इख्तियार बेग साहब, आपको लगता है पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी तादी है गवर्नमेंट की, उसको थोड़ा सा थ्रेट फील होता है पीटीआई की इस फाइनल कॉल के हवाले से? क्योंकि हमें तो ये भी पता है कि आजकल बिलावल साहब भी नून लीग से थोड़ा नाराज भी हैं। ये रिसेंटली जो कानून साजी हुई है, मैं आईनी तरमीम की बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर देखिए, दो बातें आपने पूछी है, मैं दोनों का अलग-अलग जवाब दूं। पहली चीज़ तो यह है कि बिलावल साहब की नून लीग के साथ हमारी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है, और हमने ये किया, इसमें जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसमें मेन किरदार बिलावल साहब का और मौलाना फजलुर रहमान साहब का जीयूआई का एफ का था, और आखिर तक उन्होंने निभाया है और उसको करके दिया है, डिलीवरी दी है उसकी। तो वो जो पिछली बार ये तरमीम नहीं पास हो सकी थी, उसकी हमने एक नए फॉर्मेट के साथ बिलावल साहब ने मशावरत के तौर पे हर सियासी जमात को साथ में बिठा के, इवन पीटीआई ने इन प्रिंसिपली उस ड्राफ्ट को एग्री किया होता, मुझे पता है और मैं बात वसूख से कह रहा हूँ। और उसी पे मोहसिन साहब से फ़ोन करके इजाज़त दिलाई गई, बानी है पीटीआई से आप मिलकर भी आ जाएं, ताकि तमाम सियासी जमातें, जैसे हमने आइन में किया था भुट्टो साहब ने, और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से उन्होंने शुरू किया कि जी हमारा ये अनफिनिश एजेंडा था, इसको हम मुकम्मल करना जा रहे हैं। तो वो एक तो बहुत ही खुश उसलूबी से 224 नंबर में आइन में मौजूद था, हमने 225 नंबर करके दिए 2/3 मेजॉरिटी के साथ। उसमें कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि कोई दबाव या कोई ऐसी चीज़ सामने आई हो। जिन्होंने वोट दिया 5-6 लोग, वो भी आज़ाद थे और उनका पूरा प्रोग्रेटिव था कि वो किसी भी सियासी जमात को दें। ये तो एक बात हो गई। ठीक है। जहाँ तक दूसरा सवाल है आपका, जो आपने मुझसे पूछा सलमान हैदर साहब, कि पीपीपी को क्या इससे कोई थ्रेट है? देखें, पीटीआई ने ऑलरेडी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत डाइल्यूट कर ली है।
ओवर ए पीरियड उनकी क्रेडिबिलिटी डाइल्यूट हुई है। और आज जैसे अभी हफीज साहब ने कहा कि वो कंप्रोमाइज पार्टी एक बड़ी वाज़े तौर पे उभर कर आई है। उसमें प्लांटेड लोग भी हैं, उसमें वो लोग भी हैं जो चाहते हैं कि इमरान साहब अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। उनमें वो लोग भी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज करके चल रहे हैं। तो ये इसमें जो तहरीकें हैं, ठीक है, वो उसमें वो जज्बा नहीं नजर आएगा आपको कभी भी। अच्छा, वो काफी ज्यादा होगी कॉल्स। हम बिल्कुल पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल पोजीशन में है, हमने डिलीवरी दी है और हमने जो तरमीम 2 करी हैं जिसमें हमने एक बड़ा लीड रोल अदा किया है, उन दोनों की बोनीफाइडनेस मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि हमने एक अच्छी नीयत रिफॉर्म्स की मद में, इस्लाहात की मद में किया। मिसाल के तौर पे मुझे सिर्फ 2 मिनट आप बोलने दीजिएगा। मिसाल के तौर पे जो जुडिशल कमीशन बना या जुडिशल बेंचेस बनी, उनकी तश्कील में तमाम सियासी जमातों को हमने साथ लिया और पीटीआई जैसे इस फैसले में साथ थे। कोई ना मिलिट्री कोर्ट आई, ना कोई एक्सटेंशन ऑफ चीफ जस्टिस हुआ, ना इस तरीके की बातें जो अफवाहों के तौर पे आ रही थी। दूसरे में भी हमने ये देखा कि ये जो करने की जरूरत इसलिए थी 5 साल कि मुख्तलिफ टेन्योर होते थे और हर बार एक्सटेंशन की बात आ जाती थी। जो हुकूमत एक्सटेंशन देती थी उसके ऊपर ये मलाइन होता था। सर, इसमें कई सवाल हैं बेग साहब, मैं आपसे करना चाहूंगा अपने इस पे कई सवालात, इस चीज पे जो एक्सटेंशन है इस पे कई सवाल बनते हैं जो पब्लिकली रेज भी हो रहे हैं, आपसे करने भी हैं। मैं आता हूं दोबारा आपके पास। जाहिद खान साहब, मुझे अच्छा लगा रहनुमा मुस्लिम लीग नून उनकी तस्वीर के साथ लगा हुआ है, बहुत मुबारक हो जी। नून लीग ज्वाइन की जाहिद भाई आपने, क्या वजह बनी? वो बात आपको एएनपी में नजर नहीं आई, पीपल्स पार्टी में नजर नहीं आई, पीटीआई में नजर नहीं आई, हालांकि केपीके है, जो आपको मुस्लिम लीग नून में नजर आई? क्या हुआ? जी जाहिद साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हम जाहिद साहब से सवाल डेफिनेटली करेंगे इस मौके पर जहां कहा यह जा रहा है कि सियासत को कुर्बान किया मुस्लिम लीग नून ने और वहां मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अचंभे की तो बात है। मैं शौकत भाई आपसे गुफ्तगू कर लूं। शौकत भाई, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सर, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं आप लोग सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये सिर्फ बढ़के बुड़के हैं, कोई ऐसा मसला ही नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा भी है। जरा पहले सुन लें फिर आपसे सवाल का इसका जवाब दे दें। जी शौकत भाई, आप कितने % कॉम्प्रोमाइज हैं? का शोरबा जो अपनी सीटें 50-50 हजार से हारे हुए हैं सारे, और सब एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं। इन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि वोट किसने डाले, कैसे डाले। और उसके बाद आपने देखा कि 8 तारीख को रात 12 बजे फॉर्म 47 का एक मॉडल आता है और इनको घरों से उठाकर कहा जाता है कि जाओ जाके तुम्हें जितवा दिया गया, जाके पार्लियामेंट में हल्फ उठाओ। और बात कौन कर रहे हैं बेचारे? और मैं यकीन माने कि जवाब भी इसलिए नहीं देते कि दे आर नोबडीज, दे आर कंप्लीटली इररेलेवेंट। ये जाहिर स्टेज के अदाकार तो हो सकते हैं, ये मज़ाहिया अदाकार तो हो सकते हैं, ये सियासी मस्खरे तो हो सकते हैं, सियासी यतीम तो हो सकते हैं, ये सियासतदान नहीं हो सकते। थोड़ा शक तो किया जा सकता है ना सर, पिछली कॉलों की बिना पर थोड़ा शक तो किया जा सकता है ना। अचानक केपी के हाउस और केपी के हाउस से फिर उधर मार खाते हुए लोग पब्लिक में, ये तो थोड़ा सवाल तो कर सकते हैं ये बेसिकली। सलमान भाई, पाकिस्तान में सिर्फ एक सियासी जमात है, बाकी सब चूचू का मुरब्बा है। और हमें अफसोस है इस बात का कि सियासी जमातों को मजबूत होना चाहिए था। आप देखें ना, अभी मैं एएनपी की बात करूं, अगर बहुत बड़ी लेगेसी है वली खान साहब की, बाचा खान की, इसी तरह पीपल्स पार्टी शहीदों की जमात है, नवाज शरीफ भी किसी जमाने में बहुत बड़ा लीडर था। अब बताएं, अब हालत यह है कि अगर नवाज शरीफ बेचारा अपनी सीट हार गया, पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की पार्टी है, अगर 15-20 सीटें वहां से निकाल लेती है, एएनपी तो खुद जाहिर है जाहिद खान साहब बेहतर बता सकेंगे कि जिस मायूसी के आलम में उन्होंने एएनपी को छोड़ा है। इसलिए सियासत तो है सिर्फ अल्लाह के बाद पाकिस्तान में इमरान खान की, और इमरान खान आपने देखा कि हमें कहा। अच्छा ठीक है, मैं जाहिद खान साहब से पूछ लेता हूँ, आता हूँ शौकत भाई, दोबारा आता हूँ। जाहिद खान साहब बताइएगा, एएनपी का एक नाम था, एक लेगेसी है, क्या ऐसी बात है जो पीपल्स पार्टी में आपको नजर नहीं आई? अगर पार्टी तब्दील करनी थी, पीटीआई में नजर नहीं आई, क्यों किया नून लीग को ज्वाइन? आपको सबसे पहले मुबारकबाद हो। देखिए, सबसे बात यही है कि इस वक्त मुझे जो एक इस मुल्क में मैंने तो 40 साल सियासत की हुई, 34 ईयर में सिर्फ एनपी का स्पोक्समैन रहा। ये इस मुल्क में जो नजरियाती पार्टीज थे बहुत कम थे पहले से भी।
अक्सर दो पार्टियां हुआ करती थी, एनपी और जमा इस्लामी। पीपल पार्टी थोड़ी बहुत भी उसका भी एक शेयर था। लोग मेरे जैसे सियासी कारकुन, हमारे लिए तो एक नजरियात, एक सोच और फिक्र थी, उसके अंदर हम चल रहे थे। मुझे इस वक्त तो कोई भी पाकिस्तान में कोई भी जितने भी मर्जी जो कोई दावे करना चाहते हैं कर ले, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुझे एक नजरियाती पार्टी नजर नहीं आ रही। सारे इक्तिदार की, सारे मुफादात की हर एक कोशिश करता है, और जिसको जिस तरीके से मुफादात मिलते हैं या इक्तिदार मिलता है उस पर वो भरोसा करते हैं और चले जाते हैं। मैंने चूंकि 5-6 महीने हो गए, मैंने सियासत से किनारकशी अख्तियार की थी। मैंने सियासत छोड़ दिया था और मैंने कहा था कि मैं सियासत नहीं करूंगा, और मैंने बयान भी दिया था, सब चीजें आई भी थी। मुझे 2022 में जब मैं सारे पाकिस्तान की सियासत से मायूस हुआ था, तो ऐसे मैं लंदन गया हुआ था, नवाज शरीफ से मिला, तो नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि आप सियासत न छोड़े क्योंकि हमारे लिए, लेकिन मैं उसकी बात को नहीं माना था और मैं वापस आ गया। तब मैं इधर ही था। अब मैं अपने, जब मैंने सियासत छोड़ी, मैंने कहा मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी वालों से पूछूंगा, अपने खानदान से पूछूंगा कि मैं तो सियासत नहीं करता हूँ, आप लोग आगे आए और आप जिसको सपोर्ट करेंगे मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो यह है कि इस वक्त हर एक पॉलिटिकल पार्टी इस सूरत हाल में है कि नजरियात या वो जो एक सोच और फिक्र के लिए आवाम के लिए जदोजहद करते वो तो मुझे कोई नजर नहीं आती। तो मुस्लिम लीग पर लोगों ने यही कहा है कि क्योंकि वो हुकूमत में है और हमारे खासकर में दीर का रहने वाला, वो आपको इल्म है, मलाकन डिवीजन में हमारे बहुत पसमानदा है। इस वक्त हमारे सूबे का तो बहुत बुरा हाल है, लोगों की बहुत ज्यादा मुश्किलात है। उसने मुझे कहा कि जी हम मुस्लिम लीग में जा रहे हैं, हमें सपोर्ट कर दो। उसने ऐलान कर दिया और मैंने सपोर्ट कर दिया उनको। ये इसमें कोई ऐसी मंतिक वाली बात नहीं है। जबरदस्त, क्या कमाल और क्लियर कैटेगोरिकली आपने जवाब दिए कि नजरियात पे कोई भी नहीं है, वो इसलिए न्यू लीग ज्वाइन की क्योंकि वो हुकूमत में है, तो शायद इलाके में कोई काम शाम हो जाए। वेरी गुड आंसर है, वेरी गुड स्ट्रेट आंसर सर। वैसे आपको एमएल वली वगैरह ने एएनपी की तरफ से किसी ने रोकने की कोशिश की, कोई राब्ता किया? क्योंकि आजकल उनकी भी समझ नहीं आ रही, कभी प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं, कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं। वोट डालने में सबसे ज्यादा जल्दी करते हैं 26वीं आईनी तरमीम पे, कानून साजी में बड़ी जल्दी करते हैं, बाकायदा तौर पर काफी ज्यादा रश करते हैं। तो आपको वो भी समझ आ गई कि एएनपी भी मुकम्मल तौर पर फारिग हो गई नजरियात के हवाले से? अब देखिए, मैंने आपको यही कहा कि कोई भी एक एमपी छोड़ दे। अब इस मुल्क में जिस तरह मैं स्टूडेंट से लाइफ से मैंने सियासत की और सियासत करते रहे, तो दो नजरियाती पार्टी मुझे लग रहे थे। एक जमा इस्लामी थी, उसने भी अपने नजरियात छोड़ दिया, और दूसरा एनपी थी। पीपल पार्टी थोड़ी बहुत पीपल पार्टी में भी नजरियात थी, भट्टो साहब तक, और फिर भट्टो साहब के बाद बेनजीर का किसी हद तक था। बेनजीर का भी उस तरह नहीं था, लेकिन भट्टो साहब के था। तो उसके बाद तो कोई पार्टी नहीं रही ना, तो मैं एनपी की क्या बात करूं। मैं तो कहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई नजरियात पार्टी नहीं रही ना, वो किसी फिक्र और सोच की पार्टी रही कि जिस पे आगे लोग चले। तो मुझे इस वक्त तो कोई नजर नहीं आ रहा था। और आपने एनपी का पूछा, तो एनपी का तो मैंने छोड़ दिया था अप्रैल में। मैंने इस्तीफा, बल्कि जब हमारे इलेक्शन हो रहा था सेंटर का, तो मैंने इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि मैंने मेंबरशिप भी नहीं लिए, पार्टी का मेंबरशिप भी नहीं लिया था, और मैंने किसी इख्तियार थी। और वजह यही थी कि शायद मैंने कहा कि मैं अभी इसमें मिसफिट हो रहा हूं, इस वक्त की सियासत में मैं सियासत और नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब। एक छोटी सी ब्रेक के बाद सियासी एस्पेक्ट पर बात करनी है। स्पेशली नवंबर के हवाले से कहा जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम भी, और 26वीं आईनी तरमीम में मेंगल ग्रुप बहुत ज़्यादा अहम होगा, सरदार अख्तर बेगल, क्योंकि उनके 2 सेनेटर थे जिसकी बिना पर 26वीं आईनी तरमीम पास हुई, जिनसे उन्होंने इस्तीफा भी ले लिया। इस ब्रेक के बाद दीगर बात। वेलकम बैक। हफीजुल्लाह न्याई साहब, पिछले दिनों ये इतला थी जब बुशरा बीबी साहब रिहा हुई, खबरें वगैरह चल रही थी और हुकूमती एंड से कुछ ज़्यादा ही चल रही थी कि कोई इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चल रही है पीटीआई की, कोई बंद दरवाजे खुल रहे हैं। आपके पास भी कोई है ऐसी खबर कि मुस्तकबिल में या इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है मामला? देखिए, उसके लिए कोई जो है कोई मस्जिदों से ऐलान नहीं हुआ करता। ठीक है। और या आपको अल्लाह ताला ने, हम जो सियासी अरीना के अंदर बैठे हैं, सारे दोस्त हैं, इनकी सारी समझ बूझ है, पाकिस्तान की सारी सियासत इनके सामने है, हम सारा देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब कुछ कहते रहे, उनकी पार्टी जो थी बाजवा के साथ कॉम्प्रोमाइज थी, पता उनकी लाइकिंग थी नहीं थी कि जी बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब की सारी पार्टी यकसू हो के बाजवा साहब के साथ थी।
इसी तरीके से इमरान खान साहब जो हैं उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग से नहीं होता। ये तो एक पाकिस्तान का एक बदकिस्मत एक सिनेरियो है कि हमारे यहाँ जो बंदा जितने जो है आवाज़ फाड़ के जो अपने आप को बतली हुरिया साबित करता है उतना ही वो कंप्रोमाइज होता है, उतना ही रातों को उनके हाथों इशारों पे खेल होता है सरमशड़ के। ये मेरे तो हमारी उम्र ऐसी है कि हम पाकिस्तान देख भी चुके हैं और उसके बारे में जो कोई लिखा गया पढ़ भी चुके हैं, सबके अकाउंट्स भी हमारे सामने हैं, हमारी पैदाइश से पहले भी जो कुछ होता रहा। देखिए क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब की पार्टी है, आपका क्या ख्याल है कि मेरिट पे अली गौर अली खान जो है वो पार्टी के सदर होने चाहिए थे? मतलब क्या किस लिए, अब क्या वो पार्टी में आए कब है? 9 मई से पहले वो पार्टी में थे? नहीं, किसी ने नाम उसको सुना था तरीके साहब के? मैं अंदर की बातें करता हूँ, आप बात करें, बाकी शेर अफजल मरहूम साहब की बात कर लें, ये उमर अयूब साहब की देख लें, ये कहाँ से आए हैं, सैयद जफर अली साहब को देख लें, मतलब एक एक नाम वकास साहब को देख लें। वकास साहब जो है साल पहले इमरान खान साहब के खिलाफ उनके वीलॉग्स आ रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी चेंज ऑफ माइंड भी हो जाता है, बंदा उसके खिलाफ भी होता है, साथ भी होता है। लेकिन ये जो रातों रात हुए थे और इमरान खान साहब ने उनको पार्टी हवाले की है, तो उसका मतलब है कि इमरान खान साहब को नासमझ नहीं है। वो ये सारी बातें जो होती है एक अंडरस्टैंडिंग के तहत होती हैं। वो सर जो बंदे थे अपने करीब वो तो अंदर कर दिए, चुप करो सर वो तो अंदर कर दिए, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा दी, वो जिस तरह रोते हुए अपनी माओ से, बहनों से, घर वालों से जिस तरह मिले, वो आपको भी पता और हमें भी पता है, मनपसंद एंकरों को इंटरव्यू भी दिए, दिलाए गए, ये तो सब आपने भी देखा है। ये मैं कह रहा हूं कि आज उनको उनमें हिम्मत नहीं रही बेचारों में कि वो जो जेन्युइनली जो मेरिट पे जो 15-16 साल 18 साल दिलो जान से इमरान खान साहब के साथ थे, एक एक मैं नाम लूँ, आप मेरे सामने हो, मैं तो सबको अच्छी जाती तौर पर जानता हूँ, वो सारे बेचारे जो है आज कहीं के नहीं रहे, ना वो घर के हैं ना वो घाट के हैं। अब क्राइसिस ये है जी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनके अंदर 2-3 खूबी हैं, वो बड़ा अच्छा लड़ते हैं, दलेर आदमी हैं और उनके पास पब्लिक सपोर्ट है, लेकिन उनके पास सियासी ज़हन नहीं है, सियासी फहमो फरासत से वो आ रही हैं और उनके पास करीब से भी नहीं भटके, तो उनको पास जो अगला जो लाए अमल है कि उसको कैसे इसको हैंडल करना है, इसलिए वो थोड़ा सा देते हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं होता, फिर चुप कर जाते हैं। ये जितने जलसे जुलूस हो रहे हैं ना, ये जब ये जलसा हुआ था, ये डी चौक पे आने का ऐलान किया, तो मैं हमेशा कहता था ये एक्सपोज हो जाएंगे। अब भी ये अगला जब ये जो मरला आएगा तो आप देखेंगे मजीद 2-4 बंदे एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है साहब, मैं आ जाता हूं, जैसा मैं आता हूं दोबारा आपके पास। बेग साहब, मैं आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा एक मौजूदा हुकूमत की कुछ कारकर्दगी पर है, मैं जरा शौकत बसर साहब को लेने के बाद दोबारा आता हूं आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा मुझे आपको टाइम देना है। जी ये शौकत भाई, आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं मुसलसल इस तरह की कॉलेज दे के, बातें दिल को भी लग रही हैं और सर्दी भी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा हो गई है नवंबर के महीने में, और ऐसे में आवाम कैसे निकलेगी? कोई आपने टाइम दिया है 20 दिन का लोगों को सोचने के लिए, अपने लोगों को या ताकतवर जो क्वार्टर्स हैं उनको? नहीं, उसके लिए हमने सफबंदी कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ये लास्ट और फाइनल कॉल होगी और बिल्कुल इसमें कतई दो राय नहीं है कि इस दफा जब हम लगाएंगे मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे और उस वक्त तक इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे, जो भी पॉइंट होगा, जब तक इमरान खान साहब जो बेगुनाह जेल में पड़े हैं 1 साल 3 महीने से, और हमारे और लोग जो जेलों में पड़े हैं, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यासमीन राशिद, फराज उमर चीमा, एजाज चौधरी, बहुत सारे नाम हैं, मियां महमूद रशीद साहब, जब तक वो रिहा नहीं हो जाते। लेकिन दूसरी बात यह है, फहमो फरासत, अभी जो फिजल नैस साहब कह रहे थे ना कि पॉपुलैरिटी है खान साहब के पास, खान साहब बहादुर भी हैं, लेकिन उनमें सियासी फहमो फरासत नहीं है। देखिए, फहमो माजी के अंदर या आज भी फहमो फरासत ये है कि आप स्टैब्लिशमेंट से डील कर लें, और डील किस लिए करें? आप इक्तदार लेने के लिए और पाकिस्तान में लूट मार करने के लिए, अपनी लूटी दौलत बचाने के लिए, पाकिस्तान से बाहर पैसा ट्रांसफर करने के लिए। इमरान खान साहब ने तो साफ कहा, इमरान खान साहब ने तो बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है, उन्होंने कहा ना मेरी कोई जायदादें बाहर हैं, ना मैंने कोई इक्तदार इस तरह लेना, अगर लेना होता तो हमें तो। अच्छा शौकत बसर सर, ऐसे कभी पाकिस्तान में नहीं देखा गया कि जलसे जुलूसों से, रैलियों से कोई हुकूमतें गिरी हों, कोई जेल से किसी को रिहाई मिली हो? हमने ये ऐसी चीजें देखी नहीं है। अल्टीमेटली मुज़ाकरात की तरफ जाना है, मुज़ाकरात आप एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते थे, अब तो खैर आप वो भी नहीं करना चाहते, कैसे होगा ये सर काम? सलमान भाई,
अब ये जो बेचारे बिठाए गए हैं, जो कठपुतलियां हैं, जो फार्म 47 के नमूने हैं, जिनको आवाम सबको जेलों में देखना चाहते थे, एस्टेब्लिशमेंट ने किसी को सदर बना दिया, किसी को जाली वजीर आजम बना दिया, किसी को जाली वजीर आला बना दिया। कराची में तो सारे मैंने जाली बने हुए, आपको पता, सारे के सारे। स्टार बेग साहब तो मेरे भाई हैं, मैं इनके साथ जाती बात भी नहीं कर सकता, लेकिन सूरत ये है कि हम जद्दोजहद कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सरेंडर नहीं करेंगे, ना कोई डील करेंगे इमरान खान साहब। और इंशाल्लाह मैं आज आपको बता रहा हूं, नोट कर लें डेट, 30 दिसंबर से पहले, ठीक है, इस फार्म 47 की जाली हुकूमत का खात्मा भी होगा, ठीक है, इमरान खान साहब जेल से भी बाहर आएंगे, ठीक है, और उसके बाद अभी से आपने देखा है कि मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर भाग गए हैं, आसिफ अली जरदारी मुल्क से बाहर भाग गए हैं, मरियम बीबी भी आ गए हैं, जरदारी साहब आ गए वापस, जरदारी साहब आ गए, कराची पहुंच गए, टांग का फ्रैक्चर था पैर का, वो सही हो गया, बहुत बेहतर है, वो कराची पहुंच भी चुके हैं। मियां साहब अपनी बेटी की सर्जरी कराने के लिए मॉरल सपोर्ट के लिए उधर हैं, वो भी 17-18 को आ जाएंगे, उनकी भी फैमिली में कोई शादी है, मुझे सब चीजें पता है। जब जो शिप डूबने लगता है ना, तो फिर उसमें जो मुसाफिर होते हैं वो छलांगे लगा जाते हैं, समझ गया। इनके पल्ले अवामी तौर पे तो है कुछ नहीं, आपने देखा कि यहाँ जहां जाते हैं मियां नवाज शरीफ, वहां उनकी कितनी इज्जत अफजाई होती है। बिल्कुल, शौकत मैं आ जाता हूं दोबारा, वो मुझे विजुअल्स कभी भी उम्दा नहीं लगते ना, वो विजुअल्स कभी भी उम्दा नहीं लगते। मैं आता हूं दोबारा आपके पास आता हूं ना, एक फिक्रा कहने दे। जी सलमान भाई, आप पाकिस्तान में इनको कहें कि पुलिस के बगैर, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर, ठीक है, अपने जाती गार्ड्स के बगैर आवाम में निकल के दिखा दें, ठीक है, बात ये नहीं है। जी बेग साहब से सवाल करूं, बेग साहब मुझे जरा आप भी बता दें, अभी आपने कहा बड़ी जबरदस्त किस्म की कानून साजी हुई, पीपल्स पार्टी के सर पे इसका सहरा भी है, जजेस भी 17 की बजाय अब 34 कर दिए गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी मामला अब जजेस की तादाद बढ़ा दी गई है, IMF कड़ी शरायत लगा रहा है सर, इस मौके पर पता चल रहा है कि कानून साजी में कहीं ना कहीं अदलिया को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश है, उसको थोड़ा जजेस को खरीदने की कोशिश है। मैं किस बना पर यह बात कर रहा हूं, क्योंकि जजेस का हाउस रेंट जो था वो 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। क्या किसी जज ने डिमांड कर दी थी, कोई ऐसा मसला हुआ था, ये मुझे बता दें। डायरेक्ट 68,000 से 3,50,000 रुपए करना, जुडिशियल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 करना, क्या ये बनता है सर? इससे क्या मतलब लें फिर? देखें, पहली चीज तो यह है कि मैं मुल्क की माशी सूरत हाल के बारे में क्विकली आपको बतला दूं, और वो हकीकत है, उसमें कोई मैं रेगुलर आपका कॉलम पढ़ता हूं सर, मैं रेगुलर कॉलम भी देखता हूं आपका। हाँ सर, हाँ, तो मैं क्विकली जरा सा बतला दूं ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि पॉलिटिकल फ्रंट के साथ साथ इकोनॉमिक फ्रंट पे हम कहाँ खड़े हैं। पहली चीज तो है कि करंट अकाउंट 2 महीनों से मुस्बत आया है हमारा, जो डेफिसिट होता था अफरात ज़र 30% से 27% से कम होकर 7.9% आ गया है। डिस्काउंट रेट 22% था स्टेट बैंक का, वो कम करके 15% आ गया है और उसको सिंगल डिजिट ला रहे हैं। बैरूनी ज़खायर हमारे 15 से 16 बिलियन डॉलर हो गए हैं, जिसमें 10 से 11 बिलियन स्टेट बैंक के और 5 बिलियन जो हैं वो कमर्शियल बैंक। रेमिटेंसेस पहली बार पाकिस्तान की तारीख में 3 बिलियन डॉलर की अक्टूबर के महीने में आई है। इस बार 34 बिलियन का हम एक हदफ मैं कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह में हासिल हो जाएगा। एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई है। क्रेडिट रेटिंग फिच से और मूडी से दोनों ने इम्प्रूव करी है। सऊदी अरब ने, यूएई ने और कतर ने जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की थी उसके तहत कहीं पे 2.5 बिलियन, कहीं पे 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने ऐलानात किए हैं। और IMF के जो मसला आप बतला रहे हैं, एक चीज है उसकी 96 बिलियन रुपीस की शॉर्टफॉल है रेवेन्यू में। अभी जरा सा बात समझिएगा, बिल्कुल है, मैं मानता हूं है, लेकिन वज़ीर खजाना को भी बताइएगा जरा, ये बातें वज़ीर खजाना को भी बताइएगा, वो बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करते ना आपकी लेकिन अब हमारे पास जेब में पत्ते हैं। ठीक है सलमान, ये बात समझो, हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है PSDP 96 अरब वहां से ले सकते हैं कटौती करके। हम कोई अखराजात जो कम करने जा रहे हैं डिस्कोस के और दूसरे, उसमें कमी करके 96 अरब वो IMF को दिखा सकते हैं। हमारे पास तीन हमारे पास हल है इसको हैंडल करने के, तो ये नहीं है दरवाजा बंद। मेरे जजेस वाला सवाल का जवाब दे दें, ये तिश्रे की रह नहीं इख्तियार भाई, मुझे जजेस वाला सवाल का जवाब दे दें क्योंकि मैंने आगे बढ़ना है क्विकली। मुझे बता दें, इससे पता नहीं चल रहा आप अदलिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। जजेस भी बढ़ा दिए, पैसा भी बढ़ा दिया उनका। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ये देखें जो चीफ जस्टिस बने हैं
उन्होंने बेंचें बढ़ा दी हैं, 900 केसेस हफ्ते लगाने की बात कर रहे हैं, लार्जर बेंच बनाया है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर भी उसमें शिरकत की है, उन्होंने सऊदी अरब से जस्टिस मंसूर अली शाह ने शिरकत की है। एक अच्छा माहौल इस्लाहात के मद में नजर आया है। अब तादाद बढ़ानी थी, जब बेंचें बढ़ेंगी तो तादाद भी बढ़ेगी। ठीक है। इनकी रिफॉर्म्स में हमने इनकी मराहत को बहुत अरसे से नहीं छुआ था। ठीक है। तो जब ये बाकी चीजें कर रहे हैं तो मराहत का भी ठीक है सर, उसी एम्बेड में सर आता मैंने है 2 कि मिनट आप देने उसे मराहत हैं। थैंक यू बेग साहब, मैंने हफीजुल्लाह नियाजी, अब शौकत बसर साहब को 2 मिनट देने हैं। नहीं साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें, आपको क्या लगता है ये जजेस की तादाद में इजाफा, 26वीं आईनी तरमीम और ये जो जिस तरीके से एकदम मराहत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई, हुकूमत पर ये इल्ज़ाम क्या सही लगता है कि ये अदलिया को मुकम्मल करके कंट्रोल रखना चाहती है अपना? ज़रा बताइएगा, या हुकूमत के पीछे जो लोग हैं वो कंट्रोल करके रखना चाहते हैं? देखिए जी, जो भी है बहरहाल अब तो उन्होंने करा ली है और तहरीक इंसाफ ने दिल जमई से उसे कबूल कर लिया है। ठीक है। वो उसके अंदर बैठे हैं बाकायदा। इनफैक्ट वो तो पार्लिमानी जो कमेटी बनी थी जिसने चीफ जस्टिस के बारे में तय करना था, वो उसका भी उन्होंने सिर्फ बायकॉट किया था, मेंबर्स तो उसने दिए थे। ठीक है। वो जो कहना चाहिए कि सारे के सारे हिस्सा थे, और ना भी होते तो हमने आईनी तरामीम जो हमने देखी है पेशतर, इवन जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के वक्त में पहली और दूसरी आईनी की तरमीम को छोड़ के, जिसमें उन्होंने एक पाकिस्तान के उन्होंने बाउंड्रीज के बारे में रीडिफाइन करना था बांग्लादेश के बाद, और एक कादियानी के बारे में, बाकी तीसरी चौथी पांचवी क्या थी? ठीक है। यही थी कि जी आप डिटेन कर सकते हैं, आप जजर तबादला कर सकते हैं। इतनी बेईमाना थी कि उन्होंने प्रैक्टिकली आर्टिकल 10A जो है फेयर ट्रायल को खत्म कर दिया था भुट्टो साहब ने खुद अपने हाथ से। ठीक है। तो इसलिए ये तो आती जाती रहती है, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो करना यानी था बर्दाश्त करिए, पास करने की पोजीशन में हम लोग। जुडिशरी की तरफ से नहीं भाई, जुडिशरी ने अपने तौर पे अपने मसले जमाए। तहरीक इंसाफ के पास में 3 फेजेस में इनकी पूरी तहरीक है। ठीक है। पहली फेज ये थी जो ये अभी जो इसमें आया था कि फौज में बगावत होगी। दूसरी फेज ये थी कि मंसूर अली शाह साहब आप बैठ जाएंगे तो वो जो है उनको जो है 70 सीट्स और दे देंगे, इमरान खान को वज़ीर आज़म बना देंगे। और अब तीसरी फेज है कि ट्रंप जो है वो इमरान खान साहब को जेल से निकलवाएगा। तो 2 फेजेस का दहशत देख लिया है, अब तीसरी पे आसरा कर लें। ठीक है। तो बाकी रहे नाम अल्लाह का। अच्छा हफीज साहब, मुझे कोई आंसर कर दें बस जरा प्लीज। ये हम पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा देख रहे हैं, और इसको बैरून मुल्क जब हमारे सियासी रहनुमा जाते हैं तो सही पता वहां चलता है। काजी साहब के साथ जो हुआ वो भी मैं और आपने देखा, अब कल मियां साहब और मरियम नवाज साहबा के साथ हुआ वो भी हमने देखा। मैं उसमें कोई बता दूं, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे खत्म करें, इसके लिए क्या करें? बुरा लग रहा है ये, देखिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं आपको बताऊं, देखो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं ना कि फलां बंदा शौकत बसरा बादशाह आदमी मेरा छोटा भाई है, कह रहे हैं कोई फलाना आ जाए, मैं कहता हूं ये भी लेके आ जाए। ये एक दफा जमान पाक में ये आना चाहते थे इमरान खान साहब, और सॉरी जाती उमरा में। ठीक है। तो मुझे ये पता चले कि इमरान खान साहब जाके वहां पे कोई धरना देने जाते हैं। 2016 की बात है, मैंने पैगाम में जो है अड्डा प्लॉट पे जलसा किया था। नहीं वो नहीं किया था ना, वो नहीं गए थे, वो शॉर्ट पीछे रह गए थे। मैंने कहा आपके जमान पाक ईंट सीट पे जा देंगे। ये जब इमरान खान साहब आखिरी दफा लंदन में थे, ये बात आप जरूर सुने, तो इमरान खान साहब अपने वहां पे लेडी एनाबल के घर ठहरे हुए थे, अपने ससुराल साबिक ससुराल के। तो मुस्लिम लीग नून वाले 500 बंदे ले गए। यकीन जाने इमरान खान साहब जो है उसके बाद उन्होंने एक प्रोग्राम करना था, प्रोग्राम नहीं कर सके। भाई ये क्या मुश्किल है, आप किसी गली से जाएं, वो आपको 4 बंदे उठाई गालियां दे दे, ठीक है, पता चले बंदे इकट्ठे करके मैं इमरान खान को गालियां दे दूं, नवाज शरीफ को दे दूं। ये तो शर्म का डूब मरने की मकाम है। इनको तो और नहीं करना चाहिए इन बात को, कि जो जैसे जानवर नहीं गाड़ी के पीछे भाग रहे होते, ऐसे ही ये जानवरों की तरह गाड़ियों के पीछे भाग रहे होते। ये किसके लिए मुश्किल है? जो उनके बदतमीज वर्कर होंगे वो इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, इनको तो कुछ नहीं होगा। लीडरों के बारे में अब क्या हुआ है, जो कुछ इमरान खान साहब के दौर में माओ बहनों के साथ हुआ, उस पार्टी वालों के साथ हुआ, वो इनके साथ हो रही है। बसरा साहब के पास आना कहना चाहूंगा सर, मैंने बसरा साहब को टाइम देना प्लीज। बेग साहब मैं निहायत माजरत हूं, बसरा साहब जरा रिस्पॉन्ड कर देंगे इन तमाम चीजों पे? अच्छा, एक तो ये जो जाली हुकूमत है जिसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है, जाहिर है सब फॉर्म 47 के नमूने हैं, और इन्होंने अदलिया को कंट्रोल करने के लिए, अदलिया को गुलाम बनाने के लिए, अदलिया को अपना जाती मुलाजिम बनाने के लिए, बिल्कुल जिस तरह रायवट के मुलाजिम होते हैं या लाड़काना के मुलाजिम होते हैं, इस तरह इन्होंने मेरा जज मेरी मर्जी
इसके लिए इन्होंने अदलिया पे खुद को हमला किया है, कामयाब हमला किया है, कामयाब हमला किया है। इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे, ये तमाम गैर आईनी तरामीम हम लोग खत्म करेंगे और अदलिया जो है उसको आजाद और इंडिपेंडेंट दायरा बनाएंगे। ठीक है, जहां तक मुआशी सूरत हाल है, ठीक है अभी सर। आप जरा आपने सही कह रहे थे सलमान, वो जो बेचारा यानी हर लिहाज से चीज़ें अपने मुताबिक बनाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। एक मुख्तसर सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हुकूमत का ये मानना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाज की कॉल है ये महज एक ईदर बबकी है और क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ होती तो खैर इस्लामाबाद को इस तरीके से कंटेनर्स लगा के ना बंद किया जाता, ना एंटी राइट फोर्स उधर मौजूद होती। बहरहाल वर्स कम वर्स अगर सिनेरियो में भी जाएँ तो यही है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को इस एहतजाज से बचने के लिए कम से कम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंगेज करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा मुनासिब है, ताकि कम से कम एहतजाज ना हो, कम से कम सड़कें बंद ना हो। मेहमान शौकत बसरा, मिर्ज़ा इख्तियार बेग, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, जाहिद खान साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।